वेलकम स्टूडेंट सिविल सेकेंड ईयर। सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग। आज के सब्जेक्ट में हम आपको सब सरफेस इरिगेशन के बारे में बताएंगे। तो इससे पहले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ इरिगेशन पर बात की थी और बताया था कि इरिगेशन दो टाइप से होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। उसी को आगे बढ़ाते हुए सब सरफेस इरिगेशन यानी कि अधस्थल सिंचाई। सब सरफेस का मतलब ये हुआ कि जो सिंचाई हम कर रहे हैं वो हमारी आधी ग्राउंड के नीचे और आधी ग्राउंड से ऊपर होगी, सब सरफेस। इस विधि में भूमि तल से 45 से 60 सेंटीमीटर गहराई पर छिद्रित पाइप्स जो डलवा लोहे, प्लास्टिक या स्टोन्स बेयर के बने होते हैं उचित अंतराल पर बिछा दिए जाते हैं। इन पाइपों में इतना अंतर रखते हैं कि पानी दो क्रमागत पाइपों के बीच के क्षेत्र को नम कर सके। यह सोइल की किस्म, पाइप में जलदाब आदि बातों पर निर्भर करता है। इवापोरेशन यानी कि बाष्पीकरण, गहरे रिसन आदि कारण इस विधि से में पानी नष्ट नहीं हो पाता है। तो ये क्या है कि जो हमारी सब सरफेस इरिगेशन है इसमें 45 से 60 सेंटीमीटर गहराई में क्या करते हैं, हम बहुत सारे पाइप डालते हैं, चाहे वो प्लास्टिक के हों, चाहे डलवा लोहे के हों या फिर वो स्टोन बेयर के बने हों। और सोइल की किस्म पाइप में वाटर प्रेशर आदि की बातों पर निर्भर करती है कि कितना हमारा पानी का प्रेशर है। और बाष्पीकरण, गहरे रेशन आदि कारण इस विधि में पानी नष्ट नहीं हो पाता है। तो सब सरफेस इरिगेशन का जो पार्ट है सिर्फ यही है कि हमें जो इरिगेशन सिंचाई करनी है वो हमें पाइप के ज़रिए ज़मीन में दबाकर करनी होती है। ये इसका एक फिगर है, इन्होंने दिखा रखा है कि सब सरफेस इरिगेशन सेक्शन एलिवेशन। सेक्शन एलिवेशन आप समझते हो, यानी कि ये हमने कोई एक फिगर काट के दिखाई है सेक्शन एलिवेशन में कि नीचे जो ये एरो है ये पाइप के ज़रिए पानी जा रहा है और उसके ज़रिए हमारा पेड़ पौधों की जड़ों तक पानी को पहुँचाया जाता है। ये नीचे प्लान दिखा रखा है, प्लान का मतलब होता है टॉप व्यू। तो टॉप से देखने पर हम देख सकते हैं कि ये हमारे नीचे पाइपलाइन है और उस पाइपलाइन के ज़रिए हम किसी प्लांट को पानी लगा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि सब सरफेस इरिगेशन में हम पाइप दबाकर सिंचाई करते हैं। तो स्टूडेंट याद रखें कि जितना भी हमारा पानी का फ्लो होता है, हालांकि ज़्यादातर नदियों में, नालों में सब ओपन चैनल होता है जो खुले हुए इसमें होता है। और जब हम कहीं पर भी पाइप के ज़रिए किसी पानी को फ्लो करते हैं तो वो हमारा फ्लो बहुत महंगा बैठता है, क्योंकि हमें पाइप की व्यवस्था करनी होती है। पाइप की व्यवस्था करना जो कि हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा कॉस्टली बैठता है। तो हम पाइप के ज़रिए जो वाटर सर्कुलेशन करते हैं उससे क्या है कि बहुत कॉस्ट बैठती है। इसलिए जब हम किसी पानी का फ्लो पाइप के ज़रिए करेंगे तो वो महंगा बैठेगा, बट सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि पानी का मिसयूज़ नहीं होता है, क्योंकि जिस पर्टिकुलर एरिया पर हमें पानी डालना होता है उस पर्टिकुलर एरिया पर हम पानी को पहुंचा देते हैं। बीच में कोई भी डिस्टॉर्शन उत्पन्न नहीं होती है और एक फ्लो के साथ
जो पानी जिस एरिया में हमें प्रोवाइड कराना होता है वो पानी उसी खेत में उसी जगह पर हम प्रोवाइड करा सकते हैं। मगर अगर हम पाइप के ज़रिए पानी को फ्लो नहीं कराते हैं तो बीच में बहुत सारा पानी हमारा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि जब पानी को आप किसी नाले में या किसी डोबल के ज़रिए पिलाते हो तो वो पानी हमारी ज़मीन भी सोखने लगती है। तो मालूम होता है कि हमें जिस पर्टिकुलर एरिया पर पानी पहुंचाना होता है उससे पहले बहुत सारा पानी हमारा मिसयूज़ हो जाता है, जो मेन पॉइंट पर आसानी से नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए जब हम कहीं पर भी किसी खेती में जब पानी हम देते हैं तो पाइप के ज़रिए कॉस्टली तो बैठता है पर पानी का मिसयूज़ नहीं होता है। जैसे मैंने फिगर दिखाई तो इसमें हम बहुत सारी पाइपलाइन हम डालते हैं और ताकि पेड़ पौधों को पानी दे सकें और आसानी के साथ पेड़ों की जड़ों को पानी लगा सके। अब आता है मेथड स्प्रिंकलर इरिगेशन, यानी कि बौछार या छिड़काव सिंचाई। अब जैसा आपने सुना होगा कि जब बारिश का पानी की जो सिंचाई होती है वो सबसे बेहतर मानी जाती है। तो ऐसा तो है नहीं कि बारिश हर फसल में हर मौसम में और हमारी हर फसल के टाइम पर होना पॉसिबल हो। तो उसी लिहाज से नई टेक्नोलॉजी के देखते हुए बहुत सारी ऐसी सुविधाएं डेवलप हो गई हैं कि जो बिना बारिश के भी हम बारिश की व्यवस्था अरेंज कर सकते हैं। जैसा आप देखते हैं कि फ़िल्मों के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बारिश के अंदर ही शूटिंग होती हैं। तो कुछ बारिश तो नेचुरल होती हैं, कुछ कुछ बारिश की व्यवस्था उनकी खुद की होती है। क्योंकि अगर मौसम के पे ही डिपेंड रहेगा तो मालूम होगा कि वो फिल्म बहुत टाइम बाद ही बन पाएगी, और किसी को फिल्म के अंदर कोई सीन बारिश का लेना है तो वो बारिश का वेट करेगा। तो कुछ तो रियल में बारिश होती हैं जो नेचुरल होती हैं, बट ज़्यादातर बारिश आर्टिफिशियल तरीके से करते हैं। तो मैं बात कर रहा था इरिगेशन की, तो इरिगेशन की बात करें तो खेती के लिए सबसे मोस्ट जो है वो यही है कि बारिश बरसात का पानी हमारी खेती के हर पौधे पर उसकी जड़ तक पहुंच जाता है। तो उसी लिहाज से स्प्रिंकलर इरिगेशन में भी वह अरेंजमेंट है कि जो बिना बारिश के भी बारिश करके पानी पहुँचाया जा सकता है। तो बौछार या छिड़काव सिंचाई उपरोक्त विधियाँ सतही या अर्ध सतही सिंचाई की अपेक्षा ये अधिक उत्तम विधि है। चाहे वो सरफेस इरिगेशन हो चाहे वो सब सरफेस इरिगेशन हो, उन सब सिंचाई से सबसे बेहतर व्यवस्था स्प्रिंकलर इरिगेशन की है। क्यों? ये पेड़ पौधों को खेतों को ऊपर से पानी देती है ताकि उस पौधे को जड़ तक पानी पहुंच सके। इस विधि में सिंचाई आर्टिफिशियल वर्षा के रूप में की जाती है। मैंने जैसे बताया ये सिंचाई जो है बारिश की तरह होती है, बट बारिश एक नेचुरल होती है, बट ये बारिश की अरेंजमेंट हम अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए प्रोवाइड करते हैं। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या है, फसल को जब जितने पानी की आवश्यकता होती है दे दिया जाता है, क्योंकि पानी पर पूरा कंट्रोल होता है। इस विधि में भूमि को समतल करने, नाली बनाने अथवा मेड़ बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस विधि में भूमि को समतल बनाने, नाली बनाने अथवा मेड़ बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें क्या है कि हम ज़मीन के अंदर कुछ कुछ दूरियों पर पाइप दबा देते हैं और उसके अंदर एक नोजल की व्यवस्था करते हैं, ताकि जैसे ही हम पानी एक मेन सप्लाई से खोलें तो उस नोजल के ज़रिए चारों ओर को पानी का फ्लो हो सके। जितने भी हमारे क्रिकेट स्टेडियम होते हैं, बहुत सारे ग्राउंड होते हैं, तो उसके अंदर अंडरग्राउंड
पाइपलाइन बिछी होती है और जब हमें पानी देना होता है तो सारे पाइपों को हम खोल देते हैं, जिससे पानी एक फुहार विधि के ज़रिए घास की जड़ों तक आसानी से पहुंच जाए। नहीं तो हमें पानी हर जगह पहुंचाने के लिए एक लेवल देखना होता, और उस लेवल के ज़रिए कुछ एरिया में पानी ज़्यादा भर जाता है, कुछ एरिया में पानी पहुंच भी नहीं पाता है, जिससे उबड़ खाबड़ एरिए से पानी की सिंचाई करना एक कठिन कार्य होता है। इसलिए स्प्रिंकलर इरिगेशन के ज़रिए हम किसी भी एरिए पर पानी की बौछार से उस फसल को, उस घास को, उस खेती को पर्याप्त पानी पहुंचा सकते हैं। इसलिए स्प्रिंकलर इरिगेशन एक बहुत महंगी विधि है, मगर वह सबसे अच्छी विधि है। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन ख़ास तौर पर हम उस खेती के लिए करते हैं जो हमारी खेती बहुत कॉस्टली होती हैं और जिनको पानी की नीड तो होती है, बट पानी की एक निश्चित लिमिट तक नीड होती है। जैसे धान की खेती है, उसमें पानी आप दे रहे हैं, उसकी कैपेसिटी से भी ज़्यादा पानी दे दो तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना इफेक्ट धान की फसल पर नहीं पड़ता है। बट देखें आप तो गेहूं की फसल में अगर आपने ज़्यादा पानी दे दिया है तो गेहूं की फसल उतनी ख़राब हो जाती है। तो इन्होंने लिखा है कि पूरे खेत में उचित अंतराल पर भूमि तल के नीचे पाइपलाइन भेज दी जाती है। इन पाइपों में आवश्यक दूरी पर नोजल लगाकर पानी छिड़कने की व्यवस्था की जाती है। तो नोजल जो होती है, नोजल के ज़रिए पानी की एक बौछार एक निश्चित लिमिट तक चारों ओर सर्कुलेट होती रहती है। इसलिए स्प्रिंकलर इरिगेशन में हम जो पाइप होते हैं उसके अंदर नोजल लगाते हैं। नोजल लगाने से पानी की जो अरेंजमेंट है वो एक लिमिटेशन तक कवर करती है। तो स्टूडेंट याद रहे कि अभी आप बहुत सारे इरिगेशन के मेथड पढ़ रहे हैं। अभी सब्जेक्ट शुरू होने से पहले लग रहा होगा कि सिंचाई इंजीनियरिंग क्या है, बट अगर आप इसको गहराई से पढ़ें तो बहुत सारे पार्ट, उसके भी पार्ट के अंदर बहुत सारे पार्ट आपको मिलते चले जाएंगे। अब हमें यहाँ पे अपने आप को इंक्रीज़ करना है और अपने अंदर एक सिविल इंजीनियरिंग की एक बहुत बारीकी सी चीज़ें गेन करनी है कि भाई अगर ये हम इरिगेशन के अंदर किसी भी पर्टिकुलर फसल के लिए कोई हम सिंचाई करते हैं तो किस किस मेथड से सिंचाई पॉसिबल होती है। तो यहाँ पर ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या है, सब सरफेस इरिगेशन क्या है, लिफ्ट इरिगेशन क्या है। तो सबको आप समझ लें, सब में डिफरेंस क्रिएट कर लें ताकि हम कह सकें कि हम किस फसल के लिए कौन सी मेथड अप्लाई करना बेहतर रहेगा। अब बात आती है कि कंपैरिजन बिटवीन द फ्लो एंड द लिफ्ट इरिगेशन। तो ये कंपैरिजन आपको समझना है कि इन्होंने क्या बोला यहाँ पे। प्रवाह सिंचाई तथा उद्वहन या लिफ्ट सिंचाई में तुलना। कंपैरिजन बिटवीन द फ्लो एंड द लिफ्ट इरिगेशन। कंपैरिजन बिटवीन फ्लो एंड द लिफ्ट इरिगेशन। नहर के निर्माण में प्रारंभिक लागत तथा समय अत्यधिक लगता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा आपने देखा कि कंपैरिजन बिटवीन फ्लो एंड लिफ्ट। फ्लो का मतलब ये है कि जिस पानी को आप इजली, जैसे हम आमतौर पर अपने खेतों में जाते हैं और हमने इंजन चलाया और पानी चलने लगा तो वो कहलाता है हमारा फ्लो इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन का मतलब ये है कि जिस तरीके से हमने इंजन के ज़रिए पानी नीचे से निकाला वो कहलाता है लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को नीचे से निकालना। तो लिफ्ट। फ्लो का मतलब जो उसको फ्लो करा सके। तो नहर के निर्माण में प्रारंभिक लागत तथा समय अत्यधिक लगता है। ठीक है, अब जब जाहिर सी बात है जब आप कहीं नहर निकालोगे किसी बड़े बड़े डैम से या तालाब से या फिर कहीं ना कहीं किसी भी नदी से,
तो नहर निकालेंगे तो नहर निकालने में बहुत ज़्यादा लागत आएगी। जैसा आप देखते हैं कि बहुत जगहों पे नहर बनती हुई आपने देखी होगी, बट वो नहर जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो नहर जब एक बार बन जाती है तो फिर कई सौ साल तक चलती है। तो ओवरऑल जब आप उसका एवरेज लगाओगे बाद में इन फ्यूचर, तो फिर वो हमें सस्ती लगने लगेगी। मगर फिर भी नहर एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उसको निकालती है। तो वो किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी कंट्री के लिए नहर एक आसान रास्ता होता है सिंचाई का, मगर फ़िलहाल वो सबसे महंगा होता है। लिखा है उन्होंने, नहर नहर के निर्माण में प्रारंभिक लागत तथा समय अधिक लगता है। नहर सिंचाई अपेक्षाकृत नलकूप सिंचाई से सस्ती पड़ती है। अब उन्होंने यहाँ बोला कि नहर सिंचाई, अगर हम नहर के जरिए सिंचाई करेंगे तो नलकूप यानी कि जो ट्यूबवेल, जो बोरिंग से हम सिंचाई करते हैं उससे सस्ती पड़ती है। क्यों? क्योंकि नहर में एक बड़े पैमाने पर पानी चलता है। नहर में तो सिर्फ ये है कि आपने एक बार रास्ता बना दिया तो वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पानी चलता रहेगा, जितना डाउन एरिया आता रहेगा पानी ऑटोमेटिक फ्लो होता रहेगा। मगर नलकूप में क्या है कि आपने जनरेटर लगाया या इंजन लगाया, उससे आप पानी निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं उस जनरेटर में तेल भी डालते हैं। और आप जानते ही हैं कि डीजल हो या पेट्रोल, दोनों की रेट लगातार इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। तो जितना डीजल या पेट्रोल का रेट इंक्रीज हो रहा है, उतना ही हमारा जो नलकूप से सिंचाई है वो हमारी और भी महंगी होती चली जा रही है। इसलिए इन्होंने लिखा है नंबर 2 पे कि नहर सिंचाई अपेक्षाकृत नलकूप सिंचाई से सस्ती पड़ती है, यानी कि ट्यूबवेल से सस्ती पड़ती है। नंबर 3, नहरों द्वारा अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है, क्योंकि नहर तो आपने निकाल दी तो वो सिंचाई बहुत दूर तक करते चली जाएगी। तो नहरों द्वारा अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है, जबकि नलकूपों द्वारा छोटे तथा एकाकी क्षेत्रों में ही सिंचाई हो सकती है। जबकि नलकूपों द्वारा छोटे तथा एकाकी क्षेत्र में ही सिंचाई हो सकती है। नहर के पानी के साथ बालू आदि आती है जो खेत की उत्पादकता बढ़ाती है। नलकूप में ऐसा कुछ नहीं होता। नहर के पानी के साथ बालू आदि आती है, ठीक है। अगर नहर का पानी है तो उसके साथ बालू आदि आती है जो खेत की उत्पादकता बढ़ाती है। नलकूपों में ऐसा कुछ नहीं होता। नहर के मुहाने पर जलाशय बनाने के लिए नदी पर डैम या फॉल बनाने पड़ते हैं, जिससे जल विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, जो प्रदूषण रहित, निरंतर एवं सस्ती विद्युत उत्पन्न करती है। जबकि नलकूपों में ऊर्जा खर्च होती है। तो ये कह रहे हैं कि नहर के पानी के साथ बालू आती है, जाहिर सी बात है खेत की उत्पादकता बढ़ती है, नलकूपों में ऐसा कुछ नहीं होता। तो नहर अपने साथ में बहुत ज़्यादा सिल्ट वगैरह जाना क्या क्या, बालू रेत उसके साथ आती रहती है, जिससे हमारे खेती की पैदावार बढ़ जाती है। नहर के मुहाने पर यानी कि नहर के सिरे मुंह पर जलाशय बनाने के लिए नदी पर डैम या फॉल बनाने पड़ते हैं, जिससे जल विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी कि वाटर इलेक्ट्रिक, हाइड्रो इलेक्ट्रिक उत्पन्न की जा सकती है, जो प्रदूषण रहित, निरंतर एवं सस्ती विद्युत उत्पन्न कर दी है। जबकि नलकूपों में ऊर्जा खर्च होती है। तो नलकूप क्या है, जो ट्यूबवेल है उससे तो ऊर्जा खर्च होती है, बट नहर से हम ऊर्जा का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी हमारी लाइट वगैरह हैं ये बड़े बड़े झरनों से या प्रपात से या फिर नदी के डैम से ही हम बनाते हैं, जिससे हमें घरों में लाइट मिलती है। और बहुत सारा लाइट का प्रोडक्शन बहुत सारे केमिकल मटेरियल से भी होता है। तो कहने का सेंस ये है कि जो इलेक्ट्रिक पावर हम प्रोडक्शन करते हैं ख़ास तौर पर पानी के ज़रिए, उससे हमारा इन्वायरमेंट भी प्रदूषण नहीं होता है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं लाइट का, तो नदी नाले के ज़रिए करते हैं, तो वहाँ पे हमारा वो प्रदूषण रहित इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होता है। नंबर 6, नहरों का पानी गर्मियों में गर्म तथा जाड़ों में ठंडा होता है, जिसका फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब नहर तो ओपन चैनल फ्लो है, अब जाहिर सी बात है कि जब गर्मी होगी तो गर्मी से टेम्परेचर उसका इंक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ पानी का फिल होगा वहाँ वहाँ जिस टेम्परेचर में होगा उसी टेम्परेचर में वो कन्वर्ट होता रहेगा, क्योंकि वो ओपन चैनल है। एटमॉस्फेयर का तुरंत डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। अगर यही फ्लो किसी पाइप के ज़रिए हो तो इतना इफेक्ट टेम्परेचर का नहीं पड़ता। अब ठंडे मौसम में नहर के पानी का फ्लो हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो ठंडा हो जाएगा, ये तो आप समझ ही रहे होंगे, जिसका फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जबकि नलकूपों में पानी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा निकलता है, जो फसल पर अनुकूल प्रभाव डालता है। नहर सिंचाई से आवश्यकता अनुसार फसल को पानी मिलना निश्चित नहीं होता, जबकि नलकूपों पर किसानों स्वावलंबी होने का कंट्रोल उनके अपने हाथ में होता है और उचित समय पर आवश्यक मात्रा फसल को प्राप्त हो सकती है। नहर सिंचाई से आवश्यकता अनुसार फसल को पानी मिलना निश्चित नहीं होता, जबकि नलकूपों पर किसानों का होने के कारण कंट्रोल कर उनके अपने हाथ में होता है और उचित समय पर आवश्यक मात्रा फसल के प्राप्त हो सकती है। नहरों का पानी रिसन तथा बाष्पन में लगभग 10% नष्ट हो जाता है। अब नहर क्या है, ओपन चैनल फ्लो होता है, तो जिससे 10% लगभग वो नष्ट हो जाता है। नहरों का पानी रिसने से और इवापोरेशन से लगभग 10% नष्ट हो जाता है, परंतु नलकूपों का सिंचाई क्षेत्र के समीप होने के कारण पानी नष्ट होने की मात्रा नगण्य होती है। नलकूपों का सिंचाई क्षेत्र के समीप होने के कारण पानी नष्ट होने की मात्रा नगण्य हो जाती है। ठीक है। अधिक मूल्यवान फलों के लिए जिन्हें पानी जल्दी जल्दी देना पड़ता है, नहर सिंचाई उपयुक्त नहीं है, तो क्योंकि नहर से पानी समय अंतराल में ही मिलता है। अधिक मूल्यवान फसल और फलोद्यानों के लिए जिनमें पानी जल्दी जल्दी देना पड़ता है, नहर सिंचाई उपयुक्त नहीं होती, क्योंकि नहर से पानी समय अंतराल से ही मिलता है। तो स्टूडेंट, हम कह सकते हैं कि अगर कोई हमारा पानी नहर के ज़रिए फ्लो हो रहा है तो उसके भी कुछ बहुत सारे फ़ायदे हैं, और जो हमारे पानी का फ्लो अगर किसी लिफ्ट इरीगेशन से हो रहा है तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और जहाँ तक कंपैरिजन की बात है, तो ये कंपैरिजन आपको डिसाइड करना होता है कि भाई किसकी प्रॉपर्टी कैसी है और किसकी प्रॉपर्टी कैसी है। तो वो आपने देखा, और मैं यही चाहूँगा कि आप इस जो टॉपिक भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके जो भी पॉइंट आपको बेहतर लग रहे हैं उसको आप अपनी नोटबुक पर नोट करते चलें, ताकि ये आपका एक नोट से बन जाएगा और इन फ्यूचर जो भी आप एग्ज़ाम दोगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट उसी में मिलेगा। और हो सकता है कि जब आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठो तो कोई ना कोई क्वेश्चन इरिगेशन इंजीनियरिंग से आ जाए। तो इसलिए याद रहे कि अभी आपके पास बहुत टाइम है, और आप चाहो तो इसे कंपटीशन लेवल से भी स्टडी कर सकते हो, क्योंकि अभी हमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग में सिर्फ इस सब्जेक्ट को पढ़कर अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमें इसके हर पॉइंट पे डीप स्टडी करनी होगी। जब डीप स्टडी हम करेंगे तो इन फ्यूचर कभी भी जब हमारे एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। तो याद रहे कि किसी भी टॉपिक को मन से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और इसके प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, जो आपकी आगे लाइफ में
किसी भी मोड़ पर काम आए। ठीक है, थैंक यू गिलास।